सुन रहे हैं जमुना पार का जासूस। जमुना पार का जासूस। तुम बुद्ध कहते हैं तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। बात भी सही है। क्रोध सही या गलत नहीं होता, गलत होता है क्रोध में लिया गया निर्णय। आज मैं भुवन पांडे आपको जिस घटना के बारे में बताऊंगा वो बुद्ध के मगध यानी समकालीन बिहार में घटित हुई। सो बुद्ध की शिक्षा अनायास ही याद आ गई। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, अश्वमेध। सितंबर 1996। सेठी के मामले के बाद मैं अखबारों से खासी चर्चा में आ गया था। इधर मेरे पैतृक निवास से लगातार चिट्ठियां और फोन आ रहे थे। दरअसल शादी होने के बाद मैं वहां गया ही नहीं था और अब तो सिमी भी थी, सो थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर था। ऊपर से आने वाली दुर्गा पूजा। प्रमिला को अपनी लाज के अलावा वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन चूंकि मैंने अपने परिवार का कोई खास जिक्र नहीं किया था इसलिए वो थोड़ी उत्सुक भी थी। और बंटी, वो तो सामान बांधे तैयार था कि उसे दिल्ली से बाहर की दुर्गा पूजा देखने का मौका मिलेगा। सो हम निकल पड़े जगतपुर के लिए, जो तत्कालीन बिहार के भागलपुर जिले में आता था। दिल्ली से चली तूफान एक्सप्रेस ने हमें किऊल जंक्शन पहुंचाया, जहां से बांका जाने वाली बस से हम जगतपुर के पास सड़क पर उतर गए। ये हरे भरे खेत और रंग बिरंगे मकान, साथ ही बारिश के ठीक बाद वाली खुशबूदार मिट्टी और अपने कुछ चेलों के साथ सामने खड़े मेरे चच्चा। अरे भुवनवा आ गया रे। ए ड्राइवर साहब, तनी ठहरिए, पुतहू आइल है। प्रणाम चच्चा, कैसे हैं? हाय, तुमसे तो हमको बातें नहीं करना है, कुकुर साला। इतना साल के बाद कोई घर आता है? अरे काम था ना चच्चा, नहीं तो क्यों नहीं आते, आप ही कहिए। बोले ना, हमको तुमसे बात नहीं करना है। ओए, और तुम लोग टुकुर टुकुर का ताक रहा है जी, हैं? चलो सामान उठाओ। प्रणाम चाचा जी। खूब खुश रहो बेटुआ। तुम्हारा परिचय नहीं हुआ जी। जी मैं बंटी चौक से, भुवन का दोस्त, पार्टनर, एडवाइजर, मेंटर, अरे सब एक में। तो का कह के बुलाएं? आप बस बंटी कह दो। प्रणाम चाचा जी। खुश रहा बेटी। अरे रे 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 बउआ, कितनी बड़ी हो गई है। लो 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 लो, जरा हम खिलाएंगे तो हमको तो। एकदम माँ जैसी लगती है, बढ़िया है, बाप पर नहीं गई। क्या चाचा जी आप भी? ले ले, सड़क पार कर पगडंडियों पर चलते हुए मैं उस गांव को देख रहा था जिसे हमारी सरकार वर्षों से अपग्रेड करने के दावे कर रही है। उस पार बना सरकारी स्कूल आज भी नहीं बदला था, ना ही घर के पास बना दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पर थी और गांव के कुछ मित्र मुझे पहचान कर मेरी तरफ दौड़ते हुए आए। तभी सामने से एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आई और हमारे आगे आकर रुक गई। अंदर संतोष भैया थे। संतोष भैया मुझे बचपन में ट्यूशन पढ़ाते थे और चूंकि बाबूजी राजनीति में थे तो वो उनके भक्त भी थे। लेकिन संतोष भैया की लाल बत्ती वाली एम्बेसडर देखकर लगा जैसे उनकी राजनीतिक यात्रा किसी मुकाम पर पहुंच गई है। मैं खुशी खुशी उनकी तरफ बढ़ा तो चाचा ने मुझे रोका। संतोष भैया ने बस कार की खिड़की से सर बाहर निकालकर हमें देखा। अचानक हमारी नजरें टकराईं और वो कार से निकलकर मेरे पास आ गए। अरे भुवन, बहुत साल बाद आया रे। हाँ भैया, बहुत साल हो गए। तो आप क्या बने, एमपी या एमएलए? वैसे तो एमपी हुए हैं, लेकिन जनता का सपोर्ट उपोर्ट इतना है ना कि जगतपुर का राजा ही समझो। हैं? राजा या प्रतिनिधि? अरे प्रतिनिधि तो बदलते रहते हैं ना जी, और राजा जो है ना सो अश्वमेध यज्ञ करवा के साम्राज्य का सीमा बदलता है, बुझे? चलो फिर बैठोगा, परिवार को गांव जरूर घुमाना। हाँ, राम राम सीताराम चाचा, चलते हैं। राम राम। इससे पहले कि चच्चा कुछ कह पाते संतोष भैया अपनी कार में बैठे और कार चल दी। जो दोस्त भागते हुए मेरी तरफ आ रहे थे वो उनकी गाड़ी देखकर रुक गए थे।
उनके जाते ही वो सब हमारे पास आए और गांव में हमारा भरपूर स्वागत हुआ। दुर्गा मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करते हुए हम घर पहुंचे तो घर की हालत देखकर मैं दंग रह गया। जो घर बच्चों की भागम भाग में ही उलझा रहता था, वहां आज सारी कुर्सियां, आंगन, गलियारे सुनसान पड़े थे। बस एक कोने में चाची ऊँटती सी दिखी और अंदर बरामदे से उनका 17 से 18 साल का बेटा भोला निकलकर बाहर चला गया। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद मुंह हाथ धो के हम सब खाने बैठे। मेरे मन में संतोष भैया वाली बात अभी भी घूम रही थी, सो मैंने चच्चा से पूछ ही लिया, चच्चा संतोष भैया को क्या हुआ? वो आज ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे थे? अरे वो सब में मत पड़ो बेटा, गांव में बहुत पॉलिटिक्स हो गया है। खाना खाओ। मतलब? अरे भाई सवालों से पेट नहीं भरता, निवाला निकल ले भाई। अरे चच्चा, मैं भी तो बस पूछ ही रहा हूँ। चच्चा का जवाब न मिलने पर अगली सुबह मैं बंटी के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए संतोष भैया के घर के पास पहुंचा। 2 कमरों के मकान की जगह अब एक आलीशान हवेली ने ले ली थी। सामने दर्जनों गाड़ियां और चारों तरफ से हवेली की निगरानी करती एक मोटी दीवार। अंदर के गोदाम से कुछ खाली ट्रैक्टर निकलते दिखे, जिसमें से एक के ड्राइवर को देखकर ऐसा लगा मानो वो अभी सोकर ही उठा है। संतोष भैया ऊपर कुल्ला करते दिखे और मुझे देखते ही रुक गए। वो मेरी ओर ही देखे जा रहे थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। भाई ये आंखों से ही खाएगा क्या हमें? जैसे ये घूर रहा है ना, इंटरव्यू के मूड में तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। तभी मेरे सामने से एक वैन निकली। वैन में वही आदमी था जो सेठी बनकर मुझसे मिला था। उसकी दाढ़ी वापस आ गई थी और उसने वही लेदर का जैकेट पहना हुआ था। मैं उसके पीछे दौड़ा, बंटी भी मेरे पीछे आई। अरे भुवन, क्या हुआ? वही आदमी उस कार में। यहाँ भी? अरे इसकी तो। वैन अपनी पूरी गति से निकल गई। हम दोनों थक गए थे। तभी पता नहीं कहां से चच्चा प्रकट हो गए और मुझे खींचकर एक तरफ ले गए। तुमको एक बार में बात नहीं बुझाता है रे? हैं? तुम कहे गया संतोष का घर पास? मना किए थे ना तुमको? हैं? अरे आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे ऐसे ही पता करना पड़ेगा ना। अरे चाचा जी, इसने कान पे ना ढक्कन लगा रखे हैं, मेरी बात सुनता ही नहीं। जब कहूँ तो कहता है हम आपके हैं कौन। तुम्हारा काहे नहीं सुनता है? हैं? तुम तो इसका बहुते कुछ हो, दोस्त, फलाना ढिमकाना और पता नहीं काका। अरे आज का हुआ? अरे एक मिनट चच्चा, वो उस कोने में जो जमीन है वो तो हमारे खेत से लगी है। वो तो हमारी थी ना, आपने बेच दी। अरे कब्जा कर लिया है संतोष यादव उस पर। तुमको क्या लगता है घर इतना खाली खाली काहे था? हैं? अरे खेती के लिए जमीन कम पड़ गया तो कोई पटना गया, कोई बंबई रोजगार करने। और तुमको तो घर द्वार से कोई मतलब ही नहीं है। जब तक बाबूजी थे घर आता था, जब से वो गए हैं चच्चा को एक चिट्ठियों नहीं लिखता है। बताइए ना क्या हुआ उस जमीन का, हम आगे से आपको लिखेंगे। बड़का लिखेगा। सुनो, तुम्हारे बाबूजी गांव घर में पार्टी पॉलिटिक्स में हीरो तो हो ही गए थे। जेपी आंदोलन के बाद वो आदिवासी लोग को अलग राज्य दिलाने का मोर्चा पकड़ लिए। उसके लिए गांव में भूदान आंदोलन कराए और जिसके पास भी तनी मनी ज्यादा जमीन था सो अगल बगल का आदिवासी को देने लगा कि वो लोग अपना खेती बाड़ी करेगा। बस वही झोंक में तुम्हारे बाबूजी भी ये वाला जमीन एक ठो संथाली को दे दी। जब तक वो जिंदा थे तब तक तो सब ठीक चला, लेकिन उनका देहांत के बाद यही संतोष यादव धीरे धीरे करके अपना हवेली के अगल बगल वाला सब जमीन पर कब्जा कर लिया। का आदिवासी, का ब्राह्मण, का भूमिहार, सबका जमीन पर नजर रहता है उसका। तो आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? का कहते, एक दिन ही संतोष यादव घर घुस गया और बोला घर खाली कर ले। तब ये तो 4-5 ठो लौंडा लेके घूमते हैं कि कहीं कुछ हुआ तो हम भी देख घुमा के। कोई बात नहीं चाचा जी, आपके करण अर्जुन आ गए। हाँ, अब माँ कसम। एक मिनट, आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की? अरे संतोषवा MP है रे, पुलिस का कर लेगी। अभी घर चलो चुपचाप, दुर्गा मंदिर में पुष्पांजलि देना है, चलो। राजनीति में आने के बाद आदर्शों का खोखला होना निश्चित होता है, लेकिन राजनीतिक गुरु के देहांत के तुरंत बाद ये होना, और वो भी संतोष भैया जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति, ये थोड़ा अजीब था। बात अब सिर्फ पारिवारिक दुश्मनी की भी नहीं थी, ये आदमी सामाजिक समस्या बन चुका था। ऐसे में कुछ तो करना ही था। खैर, शाम होने पर हम सभी दुर्गा मंदिर पहुंचे। अखंड चंडी पाठ की आवाज लाउडस्पीकर से गूंज रही थी। कुछ संथाली ढोल बजा रहे थे। कतार से होते हुए हम माँ दुर्गा की मूर्ति तक आए और हमने पूजा शुरू की।
पंडित जी भी प्रमिला और सिमी से मिलकर बहुत खुश थे। इतने में लाल बत्ती वाली गाड़ी के साथ उसका काफिला पहुंचा और अंदर से संतोष भैया निकले, साथ में उनकी पत्नी और कुछ बच्चे। लोगों की भीड़ के बीच से पुलिस ने उनकी जगह बनाई। तभी मेरी नजर ढोल बजाते संथालियों पर गई। उनमें से एक ने अचानक ही जेब से चाकू निकालकर अपना ढोल फाड़ा और अंदर से AK-47 निकाला। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने संतोष भैया की तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने उनके और परिवार के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया और उनके नाम की गोलियां इन शहीदों को छलनी कर गई। इसी बीच उस हमलावर की गोलियां खत्म हुई और वो बंदूक दिखाते हुए मंदिर प्रांगण से भाग गया। डरे सहमे लोग तो नहीं, लेकिन मैं उसके पीछे भागा। बंटी, सबको घर लेके जा। गांव की पगडंडियों से भागते हुए, खेतों की कीचड़ को कुचलते हुए वो हमलावर मुख्य सड़क पर आ गया और मैं अब भी उसके पीछे था। संथाली समाज के लोग सामान्यतः बलिष्ठ होते हैं, सो वो अब भी मुझसे बहुत दूर दौड़ रहा था। मैं उसे खोने ही वाला था कि तभी अचानक अंदर की गली से वही वैन निकली जो सुबह दिखी थी। उस वैन ने आते ही उस हमलावर को टक्कर मारी और वो कुछ 10 से 12 फुट दूर जाकर ढेर हो गया। अंदर से वही लेदर जैकेट वाला आदमी निकला। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरे पैर अब और तेज हो चले थे, लेकिन वैन अब भी मुझसे दूर थी। वो आदमी चलकर उस हमलावर के पास गया और उसकी शर्ट में कुछ रखकर अपनी वैन में बैठ गया। मैं उसकी वैन के पास पहुंच चुका था। उसकी खिड़की से हाथ अंदर डालकर खिड़की पर मैं झूलने लगा, लेकिन वैन चल दी। मैंने उस आदमी का चेहरा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ उसका चश्मा हाथ लगा। उसकी आंखें मेरी आंखों में ही सवाल करती दिखी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो कह रहा हूं, अभी तो और भी मुलाकातें बची हैं। तभी किसी ने मेरे हाथ पर रॉड से वार किया और मैं वैन से बाहर सड़क पर गिर पड़ा। वैन मेरी नजरों से ओझल होने लगी थी। नंबर प्लेट देखने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो इंसान फर्जी पहचान बनाकर मुझे बेवकूफ बना सकता था, उसके लिए एक फर्जी नंबर प्लेट लेना तो कोई बड़ी बात थी नहीं। बहरहाल किसी तरह लंगड़ाते हुए मैं उस हमलावर तक पहुंचा। इधर पुलिस की एक जीप आ चुकी थी और मुझे ढूंढते हुए बंटी और चच्चा। ये भाई, तुझे क्या हुआ? ये अप्पू राजा कैसे बन गया तू? सीधा चलना। हमलावर जिंदा था। पुलिस वालों ने उसे उठाया तो पता चला वो चलने की हालत में नहीं था। किसी तरह घसीटते हुए उसे पुलिस जीप में बिठाया गया कि तभी उसकी शर्ट के अंदर से एक लाल कपड़े का चीथड़ा गिरा, जिस पर कुछ लिखा था। चच्चा ने वो चीथड़ा उठाया और उसे देखते ही उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। काजी सालखन, नक्सली बन गया तुम। माट साहब बहुत खुश हो रहे होंगे तुमको देख के, नहीं? सालखन? मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। सालखन तो मेरी क्लास में पढ़ता था। छोड़ सालखन चच्चा की आंखों में देखने लगा। नहीं चचा, नहीं, हम नक्सली नहीं हैं। अरे कपड़वा तो कोई, अरे बोल रहे हैं आपको छोड़ने, एक बार छोड़ काहे नहीं रहे हैं? धर धरोगा बाबू, इसको लेते जाइए। रास्ते भर चच्चा ने मुझसे कोई बात नहीं की। हम घर पहुंचे और हाथ मुंह धोकर मैं बैठा ही था कि प्रमिला दौड़ती हुई आई। भुवन, ये सब क्या हो रहा है? और तुम्हें दूसरे के झगड़े में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? ए जी भुवन बाबू, चलिए चलिए, आप चुपचाप दुर्गा पूजा निपटाइए और दिल्ली निकलिए। यहाँ पहले से बहुत झमेला है। आप अब और समस्या मत अरे बढ़ाइए। चच्चा, लेकिन कोई यकीन लेकिन वेकिन किंतु परंतु तथास्तु नहीं चाहिए हमको। तुमको जब बोले संतोष यादव से दूर रहना तो अरे चाचा, आप जानते नहीं हैं इसे। पूरे जमुना पार में ना दो चीजें अपनी जगह पर टिकी रहती हैं। एक अपना जासूस और दूसरा मदर टेरी। होगा। ये जमुना पार नहीं है ना बउआ, गंगा पार है। इधर भी दुइयो ठो चीज फेमस है, बाहुबली और नक्सली। और तुम्हारा जासूस दोनों से दुश्मनी कर लिया है। इसलिए अब जितना दिन हो शांति से रहो, बुझे जी? जमुना पार का जासूस। भुवन, तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो इस झगड़े में? 2-3 दिन की बात है, फिर हम दिल्ली चले जाएंगे। कुछ दिन शांति से काट लेते हैं ना। बस। तुम्हें क्या लगता है कि मामला सिर्फ उतना ही है जितना दिख रहा है? तुम्हें पता है, आज सुबह मुझे वही आदमी दिखा था जो दिल्ली में चंद्रमोहन सेठी बनकर हमसे मिला था, वो लेदर जैकेट वाला। और आज जब मैं सालखन का पीछा कर रहा था तब भी वही आया था और अपनी कार से उसे ठोक दिया। उसके बाद वो लाल कपड़ा भी उसी ने सालखन की शर्ट में छुपाया था और ये सब हुआ मेरी आंखों के सामने। वो आदमी इन सब में कुछ तो चाहता है। अरे संतोष यादव का तो तंबू खाड़ देगा मेरा भाई। जय, ज्यादा तो नहीं बोल गया? हाँ, अब निकल गया है तो उखाड़ देना। इतना कहकर मैं और बंटी निकल गए। रास्ते में एक पीसीओ से मैंने पवार साहब को फोन लगाया और हम उनके रेफरेंस के साथ पुलिस थाने पहुंचे। दरोगा साहब ने पवार साहब के नाम के बाद बिना किसी विशेष सवाल जवाब के सीधे मुझे सालखन की कोठरी में भेज दिया।
सालखन एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। मुझे देखकर भी उसके भाव नहीं बदले। सालखन? अबे सालखन, भाई कुछ पूछ रहा है। बंटी, रुक ना। मुझे पहचानते हो? अरे हाँ हाँ, पहचान गए। भुवनवे है ना जी। सुने तुम दिल्ली में बड़का जासूस बन गया है। यहाँ देहात में कहाँ आया? संतोष यादव, क्या जानते हो उसके बारे में? अरे क्या करेगा? देखो सालकन, मैं यहाँ मदद करने नहीं, मदद मांगने आया हूं। संतोष यादव गलत है और उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। मेरे तरीके तुम्हारे जैसे तो नहीं होंगे, लेकिन यकीन मानो कारगर होंगे। मैं जानता हूं कि तुम नक्सली नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास वो बंदूक कैसे आई और तुम उसे मारने क्यों गए? बस इतना बता दो। तुम्हारे बाबूजी अपना जमीन हमको दे दिए, उसी में खेती बाड़ी करके घर चलाते थे। माट साहब का देहांत हुआ, ओकरे थोड़े दिन बाद संतोष यादव जमीन पर कब्जा कर लिया और साला गोदाम बना लिया। अरे थाने पुलिस में कंगाल हो गए, समझे ना जी। तब ये सोचे कि आज साला खेला खत्म करिए देते हैं। लेकिन तुम्हें ये बंदूक कहाँ से मिली? एगो वैन चलता है पूरा भागलपुर जिला में, उसी में ही सब मिल जाता है। सौरभ्य दिलाया है। और उसमें एक दाढ़ी वाला लेदर जैकेट पहन के बैठता है क्या? सौरभ्य बोला कि वो इसको पहला बार देखा है, नहीं तो कोई दूसरे आदमी रहता है। लेकिन आज सुबह वही आदमी वैन से निकल के हमरा कमीज में लाल कपड़ा ठूंस दिया। पता नहीं का है। तो उसी आदमी ने सालखन को बंदूक दी, लेकिन क्यों? और फिर उसे नक्सली बताने की कोशिश। यह तो जाहिर है कि सालखन का मकसद उसे पता था, लेकिन संतोष यादव की मौत से उसका क्या फायदा होगा? खैर, थाने से निकलकर हम संतोष यादव के बंगले के पास आ गए और थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छिप गए। लगभग आधी रात के बाद बाहर लगी सिक्योरिटी कम होने लगी। हर 5 मिनट में बोरियों से लदा एक ट्रैक्टर अंदर जाकर गोदाम की तरफ मुड़ रहा था। इतनी जल्दी में गोदाम क्यों भरे जा रहे हैं? हम दोनों चुपचाप सड़क पार करके हवेली के पीछे वाली दीवार तक पहुंचे और अंदर कूद पड़े। अंदर कुछ एक लठैत बैठे शराब पी रहे थे। उनसे नजरें बचाकर हम गोदाम तक पहुंचे। दरवाजा खुला ही था। गोदाम बोरियों से भरा था। अंदर एक आदमी के बात करने की आवाज आ रही थी। मैंने बंटी को चुप रहने का इशारा किया और हम दबे पांव बोरियों के बीच से चलने लगे। कुछ दूरी पर एक लठैत फोन पर किसी से बात कर रहा था। बंटी सावधानी से उसके पास गया और उसका गला दबोच लिया, लेकिन वो आदमी बलिष्ठ था। उसने बंटी के हाथ खोलकर जमीन पर उसे पटक दिया। मैं अब तक एक लठ उठा चुका था और उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और एक मुक्का मेरे पेट पर दिया। मैं ध्यान से जमीन पर गिरा। लठ मेरे हाथ से छूटकर पता नहीं कहां गिरा। वो आदमी पागल हाथी की तरह मेरी तरफ दौड़ा और कॉलर से पकड़कर मुझे जमीन से 1 फुट ऊपर लटकाकर मुझे घूरने लगा। तभी उसके सर पर एक लठ पड़ा। उसकी पकड़ के ढीले होते ही मैं जमीन पर दोबारा गिरा और कुछ सेकंड्स के बाद वो आदमी भी। ये लठ का वार बंटी ने किया था। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मैं जैसे तैसे दीवार के सहारे उठा और बोरियों का जायजा लेने लगा। सांस अभी भी फूल ही रही थी। बंटी दूसरी तरफ गया। बोरियां अनाज से भरी थी। ये इतना अनाज था कि 4 से 5 गांव 3 महीने तक पेट भर के खा सकते थे। तभी अंदर के कमरे से बंटी की आवाज आई। मैं दौड़ता हुआ बंटी की तरफ गया। एक छोटा सा चेंबर था जिसमें कुछ लकड़ी के बक्से रखे थे। बंटी उनमें से एक बक्से को खोल चुका था। वो बक्सा 100 के नोटों से भरा था। खुल जाओ सिम सिम। देखा? कुछ ही देर में हमने सभी बक्सों के ताले तोड़ डाले जो नोटों की गड्डियों से भरे पड़े थे। भाई, इसने तो अपना अलग बैंक चला रखा है। इतने सबूत काफी थे संतोष यादव को सलाखों के पीछे डालने के लिए। मैं गोदाम में लगे लैंडलाइन की तरफ गया तो पाया कि वो मुश्तंडा लठैत गायब था। वो जरूर होश में आ गया होगा। मैंने फौरन रमेश पवार को दोबारा फोन लगाया। काफी देर घंटी जाने के बाद उन्होंने फोन उठाया। पवार साहब, इमरजेंसी है। मैं अभी अपने गांव के सांसद संतोष यादव के घर पर हूँ, जहाँ मुझे कई क्विंटल अनाज और करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। आप फौरन फोर्स भेजिए और ये सब सील करवाइए। हाँ ठीक है भुवन, तुम चिंता मत करो। ओके, अच्छा सुनो, अभी सर, एक सेकंड कीमती है। मैं अभी यहीं हूँ और मुझे लगता है कि उसे पता चल चुका है। हेलो हेलो। फोन कट चुका था। मेरे सामने संतोष यादव अपने कुछ लठैतों के साथ खड़े थे।
और उनके हाथ में टेलीफोन का टूटा हुआ तार था। तुमको बोले थे परिवार घुमाने और तू हमारे ही घर में घुस गया रे। संतोष भैया, अब अकड़ दिखा के क्या होगा? फोन पर रमेश पवार थे। अभी 1-2 घंटे में CBCID और इनकम टैक्स वाले यहाँ पहुंचते ही होंगे। आपका साम्राज्य खत्म हो गया। अरे घंटा खत्म हो गया साम्राज्य। हम यहाँ का राजा है, राजा। और जब तक तुम्हारा CBCID आएगा ना, तब तक मैं तुम लोगों का लाश और ये सब माल कहाँ गायब होगा, खाली हम ही जानेंगे। और इतना कहते ही उन्होंने बंदूक मेरी ओर तान दी। बंटी दौड़ा दौड़ा मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन बंदूक देखते ही रुक गए। मैंने अपने हाथ ऊपर कर लिए। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उन्होंने निशाना लगाया और जैसे ही फायर करने को हुए, ऊपर से आती हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट और फ्लडलाइट की रोशनी ने उनका ध्यान भटकाया। कुछ ही सेकंड्स में बाहर से आती सायरन की आवाज ने अब संतोष यादव के चेहरे का रंग बदल दिया। देखते ही देखते पुलिस का एक दस्ता अंदर आया और साथ ही आए दर्जनों पत्रकार। संतोष यादव को अवैध हथियार, कालाबाजारी के अनाज और करोड़ों के कैश के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस खबर ने आने वाले हफ्तों में खूब सुर्खियां बटोरी। मामूली मरम पट्टी के बाद मैं और बंटी घर पहुंचे, जहां बंटी ने हमारी बहादुरी के किस्से सभी को सुनाए और मांग मांग कर खुद के लिए वाहवाही बटोरी। अरे वाह वाह बंटी भैया, अब चलिए बाकी किस्से खाना खाते हुए सुनाना। खाना खा ले? हाँ, कब से खाना परोस के बैठे हैं। चचा का बात इतना खराब लग जाता है रे भुवनवा। चाचा जी, you are so funny। हैं? का धनी? छोड़िए, अंग्रेजी है, हमको भी बस इतना ही आता है। तुम भी ना है बउआ, कमाले करते हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, पवार साहब ने कुछ ही मिनटों के अंदर इतनी बड़ी फोर्स कैसे भेजी? और वो लेदर जैकेट वाला आदमी इस पूरे मामले में कर क्या रहा है? इसकी जासूसी भी तुम खुद ही करोगे या मैं कुछ मदद करूं? अरे कौन है भाई? अरे लिट्टी चोखा खा रहे हैं, कैसे आएंगे? उठ के अंदर आओ। नमस्ते चाचा, कैसी हैं प्रमीला जी? हेलो पुवन जी। इसकी बहू को ले जाए। हाथी। वो आदमी मेरे सामने था, वही आदमी, वही लेदर जैकेट, वही चश्मा। बैठ सकता हूं क्या? चलो बैठ ही जाता हूं। बड़ी भूख लगी है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। आहा, पारंपरिक बिहारी खाना, लिट्टी चोखा। अब चोखा देख लिया हूं तो चखना तो जरूरी है? हाँ। मेरे पास इतने सारे सवाल थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पूछूं। क्या मैं इसका नाम पूछूं, या ये पूछूं कि वो यहां क्यों आया, या ये पूछूं कि वो यहां कर क्या रहा है? भुवन, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि तुम मुझसे मेरे बारे में पूछोगे या मेरा मकसद, है ना? सही कहा ना? चलो मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूं। या तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा, या तुम्हारे अगले एडवेंचर के बारे में। हाँ? अबे ओ फन्ने खा। कैच क्या है? कैच ये रहा, देखो। उसने एक लिफाफा खोला जिसमें रमेश पवार की तस्वीरें थी। ये सभी फोटोज दूर से ली गई थी, उनके गार्डन में टहलते हुए, कार में कहीं जाते हुए, घर की बालकनी पर, उनके स्टडी रूम की। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे लोग मिस्टर पवार के चारों तरफ फैले हैं। अगर वो कैमरा से उन्हें शूट कर सकते हैं तो तुम्हारा अगला केस इसी से जुड़ा है। अब बताओ। केस बताओ। वाह वाह वाह, जमुना पार का जासूस। तो आज से ठीक 1 महीने बाद पॉप स्टार माइकल जैक्सन बंबई में एक शो के लिए आ रहा है। वहां कोई उसका मर्डर करेगा। घबराओ मत, तुम्हें उसका मर्डर नहीं करना है, बल्कि रोकना है। अगर तुमने माइकल जैक्सन को बचा लिया तो मिस्टर पवार को भी बचा लोगे। ध्यान रहे, इस बात की खबर पवार या पुलिस या किसी एजेंसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये है तुम्हारा अगला केस। बोलो। बंबई में दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार का लाइव परफॉर्मेंस, उसकी हत्या की साजिश और खतरे में रमेश पवार। ये कहानी क्या रुख लेगी, जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।